नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं नया सवेरा और मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं और जिस अगले घंटे जिन प्रमुख खबरों का हम रुख करने वाले हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर आज इसरो से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसरो ने जड़ दिया है शतक। NVS-02 के साथ 100वां रॉकेट इसरो ने लॉन्च कर दिया है। बताएंगे आपको NVS-02 की खासियत। इसके साथ साथ बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। तारीख पास आ रही है, ऐसे में चुनाव प्रचार तेजी पकड़ चुका है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में करने वाले हैं चुनावी शंखनाद। यमुना पार से करने वाले हैं वो चुनावी शंखनाद। बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम। साथ ही साथ बात होगी महाकुंभ की भी, क्योंकि आज सुबह भगदड़ जैसी स्थिति वहां पैदा हुई है और साथ ही साथ लेकिन जो अभी स्थिति है वो नियंत्रण में है, शांतिपूर्ण में है और घाटों पर चल रहा है आस्था की डुबकी का स्नान। और साथ ही साथ खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत से भी। बताएंगे आपको मौसम का हाल, जानेंगे अखबारों की सुर्खियां। चलिए शुरू करते हैं नया सवेरा सुबह की सुर्खियों के साथ। संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्ण चल रहा स्नान। भगदड़ जैसी स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 1 घंटे में 2 बार की बात। लगातार स्थिति की कर रहे हैं निगरानी। अंतरिक्ष में इसरो की सेंचुरी। GSLV F-15 रॉकेट के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च कर पूरा किया अपना 100वां मिशन। रचा इतिहास। दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी भाजपा की जीत के लिए भरेंगे हुंकार। कांग्रेस आज जारी करेगी घोषणा पत्र। केजरीवाल को रात 8 बजे तक चुनाव आयोग को यमुना को जहरीला बताने का देना है सबूत। भारत ने कनाडा के चुनाव में दखलंदाजी की रिपोर्ट को किया खारिज। ट्रूडो सरकार पर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का लगाया आरोप। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका में फेडरल जज ने राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर लगाई रोक। ट्रंप ने संघीय अनुदानों और ऋणों को पर लगा दी थी पाबंदी। और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। खबर प्रयागराज के महाकुंभ की से आ रही है और महाकुंभ की ताज़ा स्थिति पर यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से 1 घंटे में 2 बार बात की है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का भी बयान आ चुका है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्वक चल रहा है स्नान, यानी कि स्थिति नियंत्रण में है, स्थिति अभी शांतिपूर्ण है और मेला क्षेत्र में अभी हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। श्रद्धालुगण आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको प्रयागराज महाकुंभ से मिल रही हैं, जहां अब स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। आज आपको बता दें कि मौनी अमावस्या का वो दिन है जब दूसरा अमृत स्नान का वो दिन है, पावन दिन है, जब श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी तादाद में वहां श्रद्धालु पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस वक्त ताज़ा स्थिति पर यह खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा बयान आया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, श्रद्धालुओं से अपील भी की है और कहा है कि स्थिति अभी नियंत्रणपूर्ण है। घाटों पर अभी शांतिपूर्वक चल रहा है स्नान। हालांकि अखाड़ों के संतों ने आज अभी तक फिलहाल यही खबर है कि स्नान को रद्द कर दिया है। फिलहाल मेला क्षेत्र में हालात पूरी तरह से सामान्य नज़र आ रहे हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं वहाँ पे। श्रद्धालु इस समय आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम नोस की ओर जाने का प्रयास ना करें, योगी आदित्यनाथ ने ये श्रद्धालुओं से अपील की है। साथ ही साथ सीएम ने प्रशासन के निर्देश मानने की भी अपील की है। कहा है कि प्रशासन शासन की तरफ से जो भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं समय अनुसार उनके निर्देशों का पालन किया जाए। साथ ही साथ किसी भी भ्रामक कोई भी खबर, अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए।
तो महाकुंभ से ये तस्वीरें आपके सामने, जहां स्थिति नियंत्रणपूर्ण है, सामान्य है, शांतिपूर्वक है। आस्था और संस्कृति का महासंगम महाकुंभ और में आज आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्र और शैलेंद्र दोनों ही जुड़ गए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपका रुख करेंगे। शैलेंद्र, आपसे पूछना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार का भी बयान आया है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है, 1 घंटे में 2 बार बात की है। फिलहाल संगम घाट पर किस तरीके की स्थिति है, नियंत्रणपूर्ण है, श्रद्धालु किस तरीके से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं? आप जहाँ कहीं हो खुले सबसे पूर्व आ जाएं। यहाँ देखिए, निश्चित तौर पर आप बता ही रही हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निगरानी कर रही है यहाँ पर जो व्यवस्था है महाकुंभ मेला क्षेत्र में। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि तस्वीरें सबसे बेहतर माध्यम होती हैं। ये ठीक जो संगम की ओर जाने वाला जो रास्ता है या वहाँ से वापस आने वाले जो श्रद्धालु हैं, ये वो जगह है। आप देखें, पूरी तरह से सामान्य तरीके से यहाँ पर मेला क्षेत्र में श्रद्धालु वापस आ रहे हैं स्नान के बाद। और आप अगर एक तरफ देखें तो जो श्रद्धालु हैं जो मेला क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो उस तरफ से मेला क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है उन लोगों से जो स्नान कर चुके हैं कि वो मेला क्षेत्र में रुके नहीं। चाहिए कल रात को हो कह रहा था कि बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो पहले ही स्नान के लिए पहुंच चुके थे। उन्हें लग रहा था कि सबसे पहले सबसे तड़के उनको स्नान करना है, लिहाजा जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उससे ज़्यादा श्रद्धालु मेला क्षेत्र में खासतौर पर संगम वाले इलाके में जहां पर त्रिवेणी जिसे कहते हैं वहां पहुंच गए थे। मेला प्रशासन लगातार ये बात को कह रहा है कि देखिए पूरा क्षेत्र संगम है, जहां जहां घाट बनाया गया आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं। आप ये जिद न करें कि आपको त्रिवेणी की उस जगह पर ही जाना है जो संगम नोज का इलाका है, वहां पर ही जाना है। आप अरेल घाट की तरफ है तो अरेल घाट की तरफ स्नान करें, अगर आप झूसी की तरफ है तो उधर स्नान करें, फाफामऊ की तरफ घाट है तो वहां स्नान करें, या फिर जहां पर भी आपके नजदीकी घाट है और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। तो ये तो तस्वीरें स्पष्ट तौर पे बता रही है कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। लोग स्नान करके वापस आ रहे हैं और जो लोग श्रद्धालु स्नान करने के लिए जाना चाह रहे हैं उन्हें बताया जा रहा है बाकायदा कि आप किस रास्ते से जा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो किसी भी अफवाह पर नहीं जाना चाहिए श्रद्धालुओं को, या जो भी इस वक्त दूरदर्शन न्यूज को देख रहे हैं कि वो इस बात को समझे कि यहाँ पर जो मेला में जो स्थिति है वो पूरी तरह से सामान्य है और सामान्य गति से सभी घाटों पर स्नान चल रहा है। जी, अजय भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं, श्रद्धालु आराम से चलकर घाटों की तरफ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि आप शांतिपूर्वक स्नान करें और उसके बाद घाट को छोड़ दें। ऐसे में डीडी न्यूज़ सबसे सटीक जानकारी दे रहा है। अजय, आप वहां मौजूद हैं, व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद की गई है, सुरक्षा के किस तरीके से कड़े इंतजाम हैं और श्रद्धालुओं को किस तरीके के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए भावना जी, ये कल रात से ही स्वयं डीआईजी जो प्रयागराज जनपद के हैं वैभव कृष्ण जी, उन्होंने खुद अपने कंट्रोल रूम में जाकर के सभी को ये हिदायत दी थी कि शाम 7 बजे से ही, कल शाम 7 बजे से ही जब अमृत स्नान प्रारंभ हुआ और तभी से लाखों लोगों का आना शुरू हुआ प्रयागराज की धरती पर। लोग 18-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक पैदल चल करके यहाँ तक पहुंचे थे। उन्होंने अपील की कि आप तुरंत स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद बाकी जो श्रद्धालु हैं उनके भी जो नंबर में लगे हुए हैं उनको भी स्थान दीजिए। 21 घाट बनाए गए हैं, उनका सौंदर्यीकरण किया गया है। इसीलिए किया गया है क्योंकि संगम नोज तो केवल एक प्रतीक है कि गंगा यमुना यहाँ पे आकर मिलती हैं। लोगों को भ्रम हो जाता है कि संगम नोज पर जाकर स्नान करना है। आप देखिए वहां पे संगम नोज का इलाका बहुत ही सकरा है, बहुत ही थोड़ा इलाका है। इसीलिए सरकार ने 21 घाट बनाए हैं। और जो लोग दूरदर्शन को देख रहे हैं, हम लगातार ये बात कह रहे हैं उनसे कि 5 कोस का पूरा जो क्षेत्र है वो संगम कहा जाता है। आप कहीं भी स्नान कीजिए, गंगा माँ का तो नाम अगर आप 1200 किलोमीटर दूर से भी लेते हैं गंगा गंगा गंगा, तो आपको स्नान का फल मिलता है। और ये तो संगम की नगरी है। अगर आप यहाँ पर आकर के संगम के 5 कोस के क्षेत्र में कहीं भी 21 घाट पर किसी भी घाट पर स्नान करते हैं तो आपको वही पुण्य की प्राप्ति होगी। और आज तो मौनी अमावस्या है और इसीलिए इसको महापर्व कहा जाता है। वो 144 वर्षों का योग जिसकी बात लगातार हम करते आ रहे हैं वो आज ही बन रहा है और ये बना हुआ है लगातार। जो अच्छी बात यह है कि अमृत स्नान के लिए जो संत लोग आ रहे थे उन्होंने यह फैसला लिया है जनता के हित में कि वो अभी अमृत स्नान को स्थगित करेंगे, लेकिन उसका कार्य का जो शेड्यूल है फिर से तय किया जाएगा। अमृत स्नान होगा, फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है क्योंकि थोड़ी सी
हमें जरूर देखने को मिली कि कुछ लोगों को भगदड़ का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी सामान्य हालत है। और सभी को ये कहा जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कि जल्दी से जल्दी अरैल घाट या फिर झूसी घाट या फिर 21 घाटों का जो सौंदर्यीकरण किया गया, यहाँ तक कि तेलियरगंज में जो बहुत ही वीआईपी घाट बनाए गए हैं सेक्टर 9, सेक्टर 6, सेक्टर 8 में, वहां पर भी लोग गंगा जी के तट पर स्नान करें और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस महापर्व में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करें। बिल्कुल, अश्वनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, डीडी न्यूज भरोसा हमारे साथ इस समय तापस भट्टाचार्य भी जुड़ गए। तापस, हम हमेशा कहते हैं डीडी न्यूज भरोसा सच का, और डीडी न्यूज पर हम साफ सटीक जानकारी इस समय दे रहे हैं, जहां हम बता रहे हैं कि घाटों पर शांतिपूर्ण तरीके से स्नान चल रहा है। तापस, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण, बेहद ही पावन अवसर है। मौनी अमावस्या का दिन है, पौष पूर्णिमा से ये स्नान का सिलसिला शुरू हुआ है, आज दूसरा अमृत स्नान है। आप जिस जगह खड़े हैं वहाँ किस तरीके की स्थिति अभी है, आप तस्वीरों के जरिए हम तक पहुँचाएं कि वहाँ किस तरीके की दिशा निर्देश वहां जारी किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और श्रद्धालुओं का क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है, क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? भावना, सुप्रभात सबसे पहले। और हाँ, ये मैं बताना चाहूंगा हमारे सारे दर्शकों को कि दूरदर्शन आपको सटीक खबर देता आ रहा है, और सटीक खबर यह है कि इससे ज्यादा अच्छा प्रबंध शायद ही किसी महाकुंभ में आज तक हुआ हो। और ये मैं नहीं, हमने जितने भी लोगों से बात की उन सब का ये मानना है। मैं अपने कैमरा पर्सन विनय तिवारी को बताऊंगा कि थोड़ा सा दिखाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ उमड़ पड़ी है, करोड़ों की संख्या में भीड़ आ रही है। कल शाम से हम देख पा रहे हैं लोगों में एक के बाद एक लोगों का जत्था आया जा रहा है, और ये श्रद्धालु जो हैं उनमें एक अलग जोश है, एक अलग ही ऊर्जा है, जो किलोमीटर दर किलोमीटर ये जो सफर है वो तय करके आ रहे हैं। और आप सुन पा रहे होंगे, शायद आपको हल्का हल्का आवाज भी आ रहा होगा पीछे से, लगातार अनाउंसमेंट हर एक जगह पे लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, अनाउंसमेंट की जा रही है, टेंट लगाए गए हैं लोगों को रहने के लिए। रात में अगर जब लोग रहे थे, ठंड थी रात में, अभी भी अच्छी खासी ठंड है, जो रात में जब ठंड थी उनको पानी उनके रात में रुकने के लिए और बाकी चीजों के लिए भी पूरा प्रबंध किया गया। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है, जहां पे मैं समझ पा रहा था कि लोग जा नहीं रहे थे, जो लोग आ रहे थे उनका वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से रात में रुक के सुबह का भी स्नान करके जाए। और यही वजह है आपको एक पल के लिए रुकना चाहेंगे। शैलेंद्र, अजय और तापस, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन इस वक्त एक और खबर है, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं, यानी कि लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 1 घंटे में 2 बार बातचीत की है और मामले की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने भगदड़ जैसी स्थिति में घायल हुए लोगों के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा भी की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धालुओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया है कि सब कुछ इस समय नियंत्रण में है, शांतिपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सभी से उन्होंने कहा है कि और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने 1 घंटे में 2 बार बातचीत की है, जानकारी ली है, स्थिति किस तरीके की अभी चल रही है उसकी समीक्षा ली है, और जो भी अगर भगदड़ जैसी स्थिति में घायल हुए हैं उनको हर संभव मदद पहुंचाने की ऐलान किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात पर नजर बनाए हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 घंटे के अंदर दूसरी बार सीएम योगी से बातचीत की है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में, आपको बता दें कि रविंद्र पुरी ने क्या कहा है। रविंद्र पुरी ने देर रात भगदड़ जैसी स्थिति को दुखद बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। जो घटना घटी है हम बहुत दुखी है। सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके, आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें। देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहां भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहां स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे।
साथ ही महाकुंभ मेले क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने श्रद्धालुओं से निकटतम घाट पर स्नान की अपील की है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु प्रयागराज में किसी भी घाट से स्नान का पुण्य लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए केवल संगम पर ही स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूँगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। इसके अलावा और भी प्रतिक्रिया आ रही है। आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने लोगों से गंगा और यमुना में स्नान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूरी गंगा और यमुना की धारा में अमृत बह रहा है। अगर आप कहीं भी गंगा या यमुना में स्नान करेंगे तो अमृत आपको प्राप्त होगा। मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया। संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है। करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है जमुना है इस समय संगम पे प्रयागराज में, अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत तो आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो आप सुन रहे थे आध्यात्मिक गुरु साधु संतों को जो ये अपील कर रहे हैं कि आप ज़रूरी नहीं है कि संगम घाट पर ही जाके स्नान करें, आप किसी भी घाट में जाके स्नान कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरे आध्यात्मिक गुरु ये भी कह रहे हैं आप गंगा या यमुना कहीं भी जाके स्नान कर सकते हैं, अमृत ही आपको मिलेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार प्रयागराज से जुड़े हुए हैं जो हम तक पल पल की जानकारी और सटीक जानकारी दे रहे हैं। इस समय हमारे साथ अश्वनी मिश्रा भी जुड़ गए हैं। अश्वनी, 13 अखाड़ों के साधु संतों ने ऐलान किया है कि आज का अमृत स्नान रद्द है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समीक्षा कर रहे हैं, तमाम जानकारी हासिल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्थिति नियंत्रणपूर्ण है। जी, कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैं खुद यहाँ की स्थितियाँ दिखाता हूँ। मैं अरैल घाट पर हूँ। यहाँ के दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेहद व्यवस्थित तरीके से लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। संगम नोज पर लोगों को न जाने की सलाह दी गई है क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है त्रिवेणी का संगम क्षेत्र माना जाता है। गंगा यमुना का जहाँ पर मिलन होता है ये समूचा क्षेत्र पवित्र माना जाता है। समूचा प्रयागराज का विस्तीर्ण क्षेत्र भी पवित्र माना जाता है। तो जहाँ भी जिस रूप में जहाँ पर भी जिनकी पहुँच हो रही है, चाहे वो गौ घाट हो, बलुआ घाट हो, फाफामऊ के घाट हो, तेलियरगंज के घाट हो, या फिर झूसी के घाट हो, अंदावा के घाट हो, या फिर इसके अलावा अरैल के घाट हो, अरैल से सटे हुए नैनी के घाट हो, सभी घाटों पर करोड़ों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। बड़े सुव्यवस्थित तरीके से स्नान कर रहे हैं, बहुत साक्षी भाव से स्नान कर रहे हैं। हाँ, जो स्थिति बनी थी वो स्थिति पूरी तरीके से मुस्तैदी से रहते हुए काबू पा ली गई है। घायलों को त्वरित उपचार दिया जा रहा है। ये ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनको तेजी से अस्पताल पहुंचाया गया, जो कि अस्पताल यही मेला क्षेत्र में ही है। केंद्रीय चिकित्सालय बनाया गया है। 400 से ज़्यादा बेड का क्षमता वाला अस्पताल है, जहां पर 24 घंटे वरिष्ठ अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों की निगरानी में वहाँ पर उपचार चलता है। तो आप ये दृश्य खुद देख सकते हैं कि कितने सुव्यवस्थित तरीके से, कितने अनुशासित तरीके से, कितने व्यवस्थित तरीके से, कितने शांतिपूर्ण तरीके से पूरा का पूरा ये महास्नान का पर्व चल रहा है। अप्रत्याशित भीड़ थी, अभूतपूर्व भीड़ थी, अभूतपूर्व आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा था और उसी के मद्देनज़र जो कुछ लोगों के बेहोश होने और फिर उसके बाद घायल होने और उसके बाद की स्थितियाँ जो बनी वो अब पूरी तरीके से नियंत्रण में है। अनवरत शाश्वत यहाँ पर स्नान चल रहा है, गंगा में, यमुना में, त्रिवेणी तट पर, संगम में, और संगम के आगे जो विस्तीर्ण क्षेत्र जो है
वहाँ पर। तो किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था दुर्व्यवस्था नहीं है। हाँ, लोगों से इस बात की ज़रूर अपील है कि जो जहाँ पर रहें वहाँ पर स्नान करके अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करें। ये प्रशासन अपील कर रहा है, लोगों से प्रशासन ये अपील कर रहा है कि संगम नोस की तरफ पहुँचने से बचें। प्रशासन ये अपील कर रहा है कि जो निर्धारित मार्ग हैं, क्योंकि मेला क्षेत्र में प्रवेश का एक मार्ग है और निकास का दूसरा मार्ग है, पांटून पुलों से आवाजाही को बंद कर दिया गया है जिससे कि एक तरफ की भीड़ दूसरी तरफ न जा सके। इसके अलावा पूरी के पूरे सुव्यवस्थित तरीके से हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी, तकरीबन 75,000 पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, अर्धसैनिक बल के लोग लगे हैं। बेहद संयमित तरीके से, विनीत तरीके से लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि वापसी के मार्ग को ही जाने का मार्ग सुनिश्चित किया जाए और आगमन के मार्ग से लोग आए और वापसी के मार्ग से लोग प्रस्थान करें। और सीधे सीधे वो पूरे के पूरे जो श्रद्धालु हैं उनको तेजी से यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि स्नान करने के बाद लोग रुके नहीं। बिल्कुल, तो लाउड स्पीकर पे लगातार दिशा निर्देश जो हैं वो सुनाए जा रहे हैं, श्रद्धालु उनको सुन रहे हैं और सुव्यवस्थित तरीके से स्नान इस समय किया जा रहा है। अजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कितने बजे से सुबह स्नान किया जा रहा है और क्या अब तक कोई जानकारी मिल पाई है कि कितने श्रद्धालुओं ने अब तक आस्था की डुबकी लगा ली है? देखिए भावना, आज सुबह 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हुई और तभी से मैं स्वयं गया था और मुझे भी सौभाग्य मिला अमृत स्नान करने का आज सुबह। और मैंने देखा कि उस वक्त भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर अरैल घाट पर जो सोमेश्वर महादेव का संगम स्थान है वहां पर स्नान कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, सोमेश्वर महादेव के मंदिर में जो श्रद्धालु हैं वो रात में जमीन पर ही सोए हुए थे। यहाँ पर जमीन पर बहुत सारे लोग 10 रुपए की पन्नी बिछा करके अपने घर से कंबल ले आए थे, सर पे गठरी बांधे, आस्था और विश्वास की जब वो यहाँ तक आते हैं तो इसी विश्वास के साथ आते हैं कि माँ गंगा में उनको डुबकी लगाने का मौका मिलेगा। और आज तो मौनी अमावस्या है, जब तक आप स्नान न कर लें तब तक आपको मौन रहने की सलाह दी जाती है। और कहा भी गया है कि मन में रहनी चाहिए। भावना जी, मन में रहनी चाहिए और कहनी है तो कृपा सिंधु श्री रामचंद्र से कहनी चाहिए। तो आज मौनी अमावस्या पर यही संदेश है कि मौन रह करके जो आज गंगा, यमुना, सरस्वती, माँ त्रिवेणी के घाट पर जाकर के डुबकी लगाता है, यहाँ पर बड़े हनुमान जी, अक्षयवट, सोमेश्वर महादेव, नागवासुकी जैसे तीर्थों का ध्यान करता है और नहीं भी पहुंच पाता है। आप जैसे लोग जो दिल्ली के स्टूडियो में है, केवल 600-700 किलोमीटर दूर है, 1200 किलोमीटर दूर से भी केवल गंगा 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 कहते हुए अगर आप अपने घर में भी स्नान करते हैं तो यकीन मानिए कि वही पुण्य की प्राप्ति आपको भी होती है, उसी अमृत स्नान की प्राप्ति आपको होती है। इस वक्त मैं देख रहा हूं थोड़े थोड़े बादल गिरने शुरू हो गए हैं, 12 डिग्री का टेम्परेचर है, कुछ बूंदे भी आपको आसमान से दिखा, मेरे ख्याल से मेरे सहयोगी को भी लग रहा होगा कि कुछ बूंदे अमृत की टपक रही है। तो अमृत स्नान हो रहा है। बिल्कुल, तो अजय, अमृत की बूंदें भी टपकनी वहां शुरू हो गई है, इंद्र देवता भी खुश नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूंगी, आज का दिन बेहद ही पावन पर्व है और महाकुंभ में 144 साल बाद आता है। तो कहा जाता है कि अगर एक इंसान के जीवन में एक ही बार आप इस अवसर को कहीं ना कहीं अनुभव कर सकते हैं, ऐसे में आज मौनी अमावस्या का दिन है, दूसरा अमृत स्थान है। किस तरीके की आस्था, भावना, संस्कृति आज श्रद्धालु में उमड़ती हुई नजर आ रही है? कानपुर के रहने वाले आप जहाँ कहीं हो, भावना, हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र और अजय मिश्र अरैल घाट की तरफ थे, यानी दूसरी तरफ थे और वहां से तस्वीरें दिखा रहे थे। मैं संगम नोच की तरफ हूँ, जिधर संगम की त्रिवेणी है, जिधर ज़्यादा भीड़ है और जिधर वो एक तरह से जो घटना घटी और जिसको लेकर जो भगदड़ जैसी हालात बनी और उसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम जो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, वो उस जगह से थोड़ी दूर पर जो मुख्य द्वार है, जहाँ से मुख्य रास्ता है और संगम की तरफ लोग जा रहे हैं, त्रिवेणी क्षेत्र की तरफ, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो हमारे कैमरामैन से मैं कहूँगा कि दिखाएं कि दर्शक देखें डीडी न्यूज के जरिए कि हालात पूरी तरह से सामान्य है, कहीं कोई आपको कोई ऐसी स्थिति, अचानक स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि आप जिद न करें कि आपको क्षेत्र विशेष की तरफ ही जाकर स्नान करना है। पूरा संगम क्षेत्र, पूरा मेला क्षेत्र संगम है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि कहीं भी आप स्नान कीजिए, पुण्य आपको मिलेगा। मौनी अमावस्या का दिन है, तो आप देखिए कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो वापस भी आ रहे हैं अब स्नान करके, क्योंकि लगातार ये अपील की जा रही है कि आप मेला क्षेत्र में रुके ना। क्योंकि हो क्या रहा था कि कल रात से ही हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग मेला क्षेत्र में पहुंच गए थे और वो एक बार स्नान करके सुबह दोबारा स्नान करके वापस आना चाहते थे। उस वजह से
जो कैपेसिटी थी, जो क्षमता थी, उससे ज़्यादा मेला क्षेत्र में जो श्रद्धालु है वो जो स्नान करना चाहते थे उनकी संख्या हो गई थी और कुछ ऐसी स्थितियां बनी। लेकिन अब आप देखिए कि इस वक्त पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित माहौल में आप देखिए कि श्रद्धालु जा रहे हैं संगम क्षेत्र की तरफ स्नान के लिए, और जो श्रद्धालु स्नान का लाभ उठा चुके हैं, पुण्य प्राप्त कर चुके हैं, वो वापस आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, और ये ठीक उस जगह की तस्वीरें हैं जिसके बाद संगम क्षेत्र में आप त्रिवेणी की तरफ जाते हैं, यानी वो मुख्य जगह पर है, ठीक मेरे से और हमारे बगल में वो संवाददाता अस्पताल। शैलेंद्र संगम नोज उस घाट पर हैं जहां अब से कुछ देर पहले भगदड़ जैसी स्थिति हुई, लेकिन अब आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि स्थिति शांतिपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भीड़ जरूर दिख रही है तस्वीरों में क्योंकि सभी इस समय आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, लेकिन सभी आराम से पैदल चल रहे हैं और व्यवस्था की गई है एक तरफ जाने की और एक तरफ आने की। हमारे संवाददाता अलग अलग घाटों पर इस समय मौजूद है जो हम तक तमाम अपडेट दे रहे थे। शैलेंद्र आपका, तापोश आपका, अजय आपका और अश्वनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रुक रहे हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन नया सवेरा में ब्रेक के बाद बात होगी इसरो की। इसरो ने जड़ दिया है एक इतिहास, रच दिया है कीर्तिमान, लगा दिया है शतक। कैसे, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता रहा और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए सुबह की शुरुआत अच्छी खबर के साथ भी कर लेते हैं क्योंकि इसरो ने रच दिया है इतिहास। भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने ऐतिहासिक सेंचुरी लगा दी है। इसरो के 100वें मिशन के तहत इसरो श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से GSLV रॉकेट के जरिए नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण सफल हुआ है। सुबह 6:23 पर यह प्रक्षेपण शुरू हुआ था जिसको इसरो ने सफलता पूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है GSLV रॉकेट के जरिए। यह इसरो के अध्यक्ष V नारायण के नेतृत्व में पहला मिशन है। आपको बता दें कि इसरो का ये पहला साल का भी पहला सफल मिशन भी है। आज भारतीय समय अनुसार सुबह 6:23 पर GSLV F-15 रॉकेट ने NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल लॉन्च किया है। NVS-02 उपग्रह 2250 किलोग्राम का है जो कि स्वदेशी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम यानी कि NAV-IC को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसमें L1, L5 और S बैंड में उन्नत नेविगेशन पेलोड के साथ C बैंड रेजिंग सिस्टम भी होगा। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन NAV-IC भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है और इस प्रक्षेपण से भारत की स्वतंत्र नेविगेशन क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। साथ ही ये प्रक्षेपण भारत की आंतरिक क्षमताओं में कई महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को भी दर्शाता है। I am extremely happy to announce from the spaceport of ISRO that the first launch of this year 2025 has been successfully accomplished with the GSLV F-15 launch vehicle precisely injecting the navigation satellite NVS-02 in the required intended orbit.
This mission is the 100th launch from our launch pads, which is very significant milestone of India. Our space program was conceived and started by visionary leader Professor Vikram Sarabhai and taken forward by generations of leaders. We have 4 operational launch vehicles: PSLV, GSLV, LVM-3 and SSLV. Today's mission was the 17th launch of GSLV with the 11th indigenous cryogenic stage. In this mission, the data has come, all the vehicle systems have performed as expected, and the satellite is injected with very minimum level of dispersion. हमारे संवाददाता इस समय रितेश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। रितेश, आपसे पूछना चाहेंगे कि इसरो की ये यात्रा 1969 से शुरू हुई थी और आज 2025 में एक और इतिहास इसरो ने रच दिया है अपने 100वें रॉकेट लॉन्च के साथ। ऐसे में NVS-02 जिसकी लॉन्चिंग प्रक्षेपण आज सफलतापूर्वक किया गया है, ऐसे में नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाने में ये किस तरीके से मदद मिलेगा और भारत का आत्मनिर्भर भारत के मिशन में ये कितना महत्वपूर्ण कदम माना जाए? देखिए भावना जी, सुप्रभात और अपने दर्शकों के लिए बहुत ये बड़ा दिन है जो भी देख रहे हैं, क्योंकि हमने अपने अंतरिक्ष शोध अंतरिक्ष के क्षेत्र में 100वां शतक लगाया है इसरो ने। और ये सबसे बड़ी बात, जब भी नेविगेशन की बात आती है मेरे दिमाग में एक ही घटना जो है बार बार याद आता है। जब ये एक 1999 का समय था जब ये कारगिल का युद्ध हुआ और उस टाइम हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम सोच सकें ऐसे लोगों को कि कहाँ परफेक्ट लोकेशन है, क्या टाइमिंग है, तो इन सब चीजों का हमारे पास बहुत अभाव हुआ करता था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता गया है और पिछले कुछ सालों में तो हमने काफी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, इसरो ने काफी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में, तो ये काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ी बात, जब नेविगेशन की बात कर रही है तो नेविगेशन ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारे सुरक्षा, मैरीटाइम और जो आम जरूरत है उसमें कैसे, जैसे मैरीटाइम आप सिर्फ ये मैरीटाइम में शिपिंग, पोर्ट, इन सब का भी इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा जरूरत होती है नेविगेशन अपने को सुरक्षा उपकरणों को, जब हमारे नेवी, कोस्ट गार्ड, इन सब को ज्यादा जरूरत होती है। तो इन सब चीजों में ये सैटेलाइट काफी मायने में मददगार साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आने वाले दिनों में जो इस सैटेलाइट लॉन्च के बाद जो बदलाव होने वाले हैं वो काफी रोचक देखने होने वाला है। आने वाले दिनों में हमारे मोबाइल के सॉफ्टवेयर में भी बदलाव होगा, उसके हार्डवेयर में भी अपडेट होंगे, क्योंकि ये जो है रियल टाइम और एक एक्यूरेसी से देता रहेगा, तो जिसके लिए हमें अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर, मोबाइल के हार्डवेयर, इन सब चीजों में भी बदलाव मतलब कंपनियों को बदलाव करना होगा और हमें बहुत बेहतर सुविधा मिलने वाली है। जी रितेश, साथ ही हम देख रहे हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। NVS-02 भी उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसरो लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इससे पहले स्पेसएक्स भुलाया नहीं जा सकता, चंद्रयान भुलाया नहीं जा सकता, ऐसे अब शतक जड़ दिया है इसरो ने। लेकिन आगे ये 40 साल का समय नहीं लगने वाला जो अब लगा है। इसरो लगातार उस रेस में आगे बढ़ गया है जो अब विकसित देशों के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, और ये मैं आपको बता दूं कि जब पिछली बार मैं श्रीहरिकोटा गया था तो उस समय के इसरो चीफ प्रोफेसर सोमनाथ ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि पिछले 55 सालों में जो हमने अब तक तय किया है, तो जो अभी तक हमने प्रक्षेपण और लॉन्च किए हैं, वो आने वाले 5 साल से 10 सालों में हम वही चीज तय कर लेंगे। मतलब जो अभी हम बताए कि 100वां शतक हमने लगाया है, तो ये शतक अब 5 से 10 सालों में ऐसे कई प्रक्षेपण, ऐसे कई प्रयोग होंगे जो मैं आने वाले 5-10 सालों में हम दोहरा शतक लगाते हुए दिखेंगे। तो कई महत्वपूर्ण और उपलब्धियां इस समय इसरो हासिल करने वाला है, जिसके लिए लगातार इसरो प्रयासरत है और लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रही है हमारी स्पेस इकोनॉमी हो या अंतरिक्ष क्षेत्र। रितेश, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिल्ली विधानसभा चुनावों की। जी हां, इस समय चुनावी मौसम चल रहा है दिल्ली में और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए अब महज
एक सप्ताह का ही समय बाकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले दिल्ली में चुनावी शंखनाद। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए भरते हुए नजर आएंगे हुंकार। आपको बता दें, यमुना पार में आज दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली में प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली के सांसद और वरिष्ठ नेता भी रहेंगे मौजूद। यमुना पार से भाजपा को काफी उम्मीदें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यमुना पार में भाजपा 5 सीट जीती थी। रैली से एक दिन पहले भी भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने रैली स्थल का जायजा लिया है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल के जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। रैली के दौरान रूट डाइवर्ट रहेगा। इससे पहले 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहिणी में भाजपा के दिल्ली चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। तब उन्होंने कहा था कि कच्चा चिट्ठा खोला तो आपदा वाले बौखला गए हैं। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा कहते हुए कहा था कि दिल्ली की आप सरकार के पास ना कोई विजन है, ना दिल्ली वालों की परवाह है। पीएम मोदी ने राजधानी में 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया था। उन्होंने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक के सेक्शन का भी उद्घाटन किया था। वहीं आगे बढ़ते निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की शिकायत पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने एक साक्षात्कार में हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी को जहरीला बनाने का आरोप लगाया था। आयोग ने केजरीवाल को आज रात 8 बजे तक पुख्ता प्रमाणों के साथ अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। आयोग ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट में यमुना जल को जहरीला बनाने का कोई उल्लेख नहीं है। आयोग ने साथ ही कहा कि पानी में जहर मिलाने के आरोपों का तथ्यात्मक आधार होना चाहिए। आयोग साथ ही कह रहा है कि ऐसे आरोपों से क्षेत्रीय समूहों और पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच शत्रुता हो सकती है। पानी की कमी की आशंका से कानून व्यवस्था की स्थिति को भी नुकसान पहुंच सकता है। और जैसे जैसे दिल्ली में मतदान की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी घमासान भी रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। कई सीटों पर इस समय कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित कालकाजी सीट है। कालकाजी सीट पर भाजपा से रमेश बिधूड़ी और दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं कांग्रेस की अलका लांबा भी मजबूती के साथ यहां चुनावी मैदान में डटी हुई हैं। डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने कालकाजी सीट का लिया है जायजा, जहां सभी पार्टियों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए स्टार प्रचारकों को चुनावी रण में उतार दिया है। देखते हैं डीडी न्यूज की एक ग्राउंड रिपोर्ट। डीडी न्यूज की टीम लगातार दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर घूम रही है और जान रही है कि आखिर जनता के मन में चल क्या रहा है और वो कौन से चुनावी मुद्दे हैं जिन पर जनता इस बार अपने प्रतिनिधियों को चुन रही है। और इसी के लिए डीडी न्यूज की टीम इस वक्त कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में है। दरअसल ये वो हॉट प्रोफाइल क्षेत्र है जहां पर दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी इस चुनावी मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी इस सीट पर आतिशी के सामने चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो चलिए चलते हैं कालकाजी विधानसभा सीट पर। और लगातार पार्टियां जो है चुनाव प्रचार में हैं, लगातार जो है रमेश बिधूड़ी के लिए प्रचार कर रहे हैं। रवि जी चुनाव प्रचार में आप इस बीच कालकाजी का क्या माहौल, पूरा मोदी में हो चुका है, पूरा रमेश बिधूड़ी में हो चुका है, हर आदमी त्रस्त है और भाजपा बड़े जोर से और बहुत तगड़े आ रही है। छोटे गरीब लोग चाह रहे हैं, ये बात मेरी ऑन रिकॉर्ड आप रखिएगा, 5 तारीख को भाजपा में दिल्ली हो रही है। आपदा की 10 साल की सरकार है, जिस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली का क्या देश का यार बर्बाद किया है, क्या किया है लोगों ने, लूटा है, झूठ बोला सबके साथ। लगातार चुनावी मैदान में जो पार्टियों के स्टार प्रचारक है रमेश बिधूड़ी के लिए, जहां एक तरफ लोकसभा सांसद रवि किशन प्रचार में है, वहीं दूसरी तरफ अलका लांबा के लिए सांसद पप्पू यहाँ पे प्रचार करते। अलका
जिस तरह से 10 सालों से लगातार जो व्यक्ति भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़कर आया, उसके दामन पे यानी कि अरविंद केजरीवाल के दामन पे सबसे बड़े भ्रष्टाचार के दाग हैं, तो इसमें चुनावी माहौल में ये मुद्दा बड़ा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। संदीप दीक्षित अपनी मां के अपमान का तो बदला नई दिल्ली में केजरीवाल से ले रहे हैं और उन्हें हरा भी रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल का दामन आज दागदार है। शराब घोटाले में जेल, जेल से बेल और फिर जेल जाएंगे। अदालत ने कलम छीन लिया आपकी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में। भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई पूरी आम आदमी पार्टी सरकार, एक एक को जेल जाना पड़ा, कुर्सियां गंवानी पड़ी, और आज केजरीवाल कह रहे अगला मुख्यमंत्री मैं हूंगा। दिल्ली को धोखा ज्यादा नहीं दे सकते। कुल मिलाकर कहा जाए तो क्या दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है? कैमरामैन योगेश के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो किसको मिलने वाला है दिल्ली की सत्ता का सिंहासन, यानी कि दिल्ली का चुनावी रण में कौन इस बार जीता है, ये तो 5 फरवरी को जब मतदान होगा तब पता चलेगा। लेकिन इस समय चुनावी रण जो है लगातार होता जा रहा है रोमांचक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो चुनावी हुंकार भरने वाले हैं, उनकी पहली रैली है। गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। गिरीश, आपसे पूछना चाहेंगे कि बीजेपी ने इस समय स्टार प्रचारकों की, फायर ब्रांड लीडर्स की सूची निकाली है और उसके बाद अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, दिल्ली के चुनावी रण में पहले से ही उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पहली चुनावी रैली है यमुना पार से। यमुना पार अपने आप में एक महत्वपूर्ण सीट हो जाती है, क्योंकि बीजेपी को इससे पहले फतेह हासिल हुई थी इस पर। ऐसे में चुनावी समीकरण इस समय कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है? और प्रधानमंत्री जब मोदी पहले आए थे दिल्ली में और उन्होंने आपको आपदा घोषित कर दिया था। देखिए भावना, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले केंद्रीय गृह मंत्री और यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा हरियाणा के सीएम जो है नायब सैनी, तमाम जो लीडर हैं बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो प्रचार में जुटे हुए थे दिल्ली के अंदर। अब पहली बार इस राजनीतिक रैली को आज संबोधित करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये रैली घोंडा के अंदर रखी गई है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर ये रैली होगी, जहां पर उत्तर पूर्वी की जो 10 के 10 उम्मीदवार हैं वो तो यहां पर मौजूद रहेंगे ही। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली के भी जो उम्मीदवार हैं वो भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और आज भाजपा के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घोंडा के अंदर रैली को संबोधित करने जा रहे हैं और लोगों को बेसब्री से ये इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे रैली में। और आज पहली ये रैली भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली के अंदर होने वाली है। उम्मीद की जा रही है जल्द ही अन्य रैलियां भी प्रधानमंत्री दिल्ली के अंदर संबोधित करेंगे, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर यमुना पार के अंदर ये पहली रैली होने जा रही है। दिल्ली में पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली है और जो कार्यकर्ता हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काफी संख्या में लोग यहां पहुंचने की उम्मीद है घोंडा के अंदर, जहां पर ये रैली की जाएगी। भावना। गिरीश, अगर इस बार के चुनावी रण को देखें तो त्रिकोणीय मुकाबला साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन भाजपा इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। दिल्ली की सत्तावें हासिल करने के लिए इस समय एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी शंखनाद करेंगे तो वहां की जनता उनसे क्या सुनने की आशा रख रही है और वहां के चुनावी मुद्दों पर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, इस पर जनता क्या आशा कर रही है? देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर की रैली संबोधित कर चुके हैं। हालांकि वो रैली राजनीतिक रैली नहीं थी, वो सरकारी कार्यक्रम की रैली थी जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सौगात दिल्ली की जनता को दी थी, चाहे वो रैपिड रेल की बात की जाए दिल्ली तक पहुंचने की, इसके अलावा कई और जो मेट्रो की योजनाएं वो दी थी। और उसी रैली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको आपदा घोषित किया था, यानी कि आपदा से बचने के लिए उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को और लोगों को मंत्र दिया था कि इस बार आपदा नहीं, बदलाव चाहिए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है उसको सुनने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री से उम्मीद की जा रही है कि इस बार कुछ नया वो मंत्र देकर जाएंगे रैली के अंदर। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत दिल्ली के अंदर 13,033 पोलिंग स्टेशनों पर जो भाजपा के बूथ कार्यकर्ता हैं उनको संवाद किया था, उनके साथ संवाद किया था, उनमें ऊर्जा भरने का काम किया था। जो बूथ के जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाके जो है भाजपा तो गिरीश, कहीं ना कहीं इस समय नजर आ रहा है भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी रण में इस समय कूदने के लिए तैयार हैं और आज चुनावी हुंकार भरेंगे। देखना होगा
होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जीत का क्या मंत्र देते हैं। फिलहाल गिरीश, तमाम जानकारी के साथ आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। भारत ने कड़े शब्दों में बयान जारी कर कनाडा की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने कनाडा के चुनावों में हस्तक्षेप किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दरअसल कनाडा ही है जो लगातार भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि हमने कथित हस्तक्षेप पर कथित गतिविधियों के बारे में एक रिपोर्ट देखी है। दरअसल कनाडा ही है जो लगातार भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहा है। इसने अवैध प्रवास और संगठित आपराधिक गतिविधियों के लिए माहौल भी बनाया है। हम भारत पर रिपोर्ट के आक्षेप को खारिज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अवैध प्रवास को सक्षम करने वाली सहायता प्रणाली को आगे और बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। कनाडाई आयोग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि चीन के बाद भारत भी कनाडा की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने में सक्रिय है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे अखबारों की सुर्खियां। आप कहीं मत जाइएगा। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात करें तो कौन से विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को अखबारों ने मुख्यतः रूप से प्रकाशित किया है? सुप्रभात भावना। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें कही है, उसे आज जिन प्रमुख समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया उस खबर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं के साथ विकास के रास्ते पर हैं और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। भारत की ताकत सिर्फ एआई नहीं है बल्कि उसकी आकांक्षाएं भी है और हमारी जब ज़रूरतें पूरी होने लगती हैं तो फिर आकांक्षाएं जन्म लेने लगती हैं। तो इस तरह की तमाम वो बिंदुओं को लेते हुए आज खबर प्रकाशित की गई है। एक और खबर की बात करते हैं, यह है भारत ओमान व्यापार से जुड़ी हुई खबर। जी हां, भारत ओमान व्यापार, निवेश और खाद्य सुरक्षा में सहयोग बढ़ाएंगे। और आपको बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओमान के निवेश संवर्धन मंत्री से जो द्विपक्षीय बैठक की है उसमें क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, उस खबर को आज प्रकाशित किया गया है प्रमुख समाचार पत्रों में। इसके अलावा एक और खबर की बात करते हैं। दैनिक जागरण अखबार ने इस खबर को अपने पहले पेज पर लिया है। अन्य अखबारों में भी हमें एक खबर देखने को मिली है जहां साफ तौर पर कहा गया है कि यमुना में जहर घोलने का आरोप रात 8 बजे तक प्रमाणित करना होगा केजरीवाल को, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि नोटिस में तमाम धाराओं का जिक्र है और इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल झूठे आरोप लगा दिल्ली वालों को डरा रहे हैं। किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो तमाम बातों को इस खबर में लिया गया है। एक और खबर की बात करते हैं, ये भी दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। किस तरह से तैयारियां मतदान को लेकर के की जा रही है, इस खबर को बताया गया है। पोलिंग बूथों पर गड़बड़ी को रोकने के लिए एआई का सहारा लिया जाएगा। आपको बताएं कि 80,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती मतदान के दिन पोलिंग बूथों पर होगी। 40 ड्रोन से मतदान केंद्रों पर हो रही गतिविधि की जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ किस तरह से पुलिस की संयुक्त टीमें काम करेगी वो तमाम जानकारी आज इस खबर में प्रकाशित की गई है। एक और खबर की बात करते हैं जिसे जनसत्ता अखबार ने प्रकाशित किया अपने देश पेज पर और बताया है कि
वक्फ पर जेपीसी की बैठक, आज विधेयक को दी जाएगी अंतिम मंजूरी। जनता दल ने कहा है कि समिति ने हमारे संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। संयुक्त संसदीय समिति ने राजग सांसदों के 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। तो इस खबर को आज प्रकाशित किया गया है। चलते चलते एक और खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस नहीं भेज सकती है पुलिस। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपित व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस नहीं भेजा जा सकता है। तो इस खबर को भी आज अखबार में स्थान दिया गया है। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो आज के समाचार पत्रों ने इन खबरों को समाहित किया है। संध्या अखबारों में प्रकाशित अलग अलग क्षेत्रों की खबरों को हमारे दर्शकों तक इतने कम समय में पहुंचाने के लिए संध्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। देखते हैं हमारा सेगमेंट दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघीय सहायता में सैकड़ों अरब डॉलर को रोकने के प्रयास को संघीय अदालत ने अस्थायी रूप से रोक दिया है। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 फरवरी को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में बैठक के लिए किया आमंत्रित। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान व्हाइट हाउस में आमंत्रित होने वाले पहले विदेशी नेता हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यदि यूक्रेन रूस के साथ बातचीत करना चाहता है तो इसके लिए एक कानूनी तरीका है, लेकिन मॉस्को को कीव की ओर से इसमें शामिल होने की कोई इच्छा नहीं दिखती है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत की इन खबरों के बाद आइए देख लेते हैं खबरें कारोबार जगत की। अंदाज रहेगा फटाफट। भारत ओमान संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ओमान के वाणिज्य मंत्री के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में यूपीआई की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के मुताबिक डिजिटल पेमेंट्स में यूपीआई की हिस्सेदारी साल 2024 में बढ़कर 83% हो गई है, जो कि 2019 में 34% थी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी ने जानकारी दी है कि बैंकों और नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से ग्राहकों पर लगने वाले दंडात्मक शुल्कों पर जीएसटी नहीं लगता है। सीबीआईसी ने कहा है कि ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटरों की ओर से 2000 रुपए तक भुगतान मुहैया कराने पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। और आइए अब खबरें होंगी मिजाजे मौसम से जुड़ी हुई। दिल्ली एनसीआर में मौसम शुष्क रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में धूप और रात में ठंड रह सकती है। हालांकि आने वाले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और एक बड़ी खबर पर और रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक बार फिर फोन पर बातचीत की है और प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होने पर जानकारी हासिल की है। महाकुंभ की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने ली है जानकारी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह से अब तक उनकी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तीसरी बातचीत है। साथ ही साथ घटना की जानकारी लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित उपाय के भी दिशा निर्देश जो हैं वो दिए हैं और कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से श्रद्धा की डुबकी वहां लगती रहनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर समय जानकारी हासिल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। 1 घंटे में उन्होंने पहले 2 बार बातचीत की थी, एक और बार उन्होंने बातचीत की है और आज मौनी अमावस्या के दिन दूसरा अमृत स्थान है। ऐसे में जिस तरीके से सुबह खबरें आ रही थी कि भगदड़ जैसी स्थिति हुई है, कई लोगों के हताहत होने की भी खबर है, घायल भी हुए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर
बनाए हुए हैं और योगी आदित्यनाथ से जानकारी भी ले रहे हैं समय समय पर। ये उनकी आज सुबह से तीसरी बार फ़ोन पर बातचीत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली है प्रयागराज के महाकुंभ में जिस तरीके की भगदड़ जैसी स्थिति हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जहां दिशा निर्देशों में ये कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप नोज़ पर जाके संगम घाट पर जाके ही आस्था की डुबकी लगाएं। तमाम घाट है वहां पर भी आस्था की डुबकी लगाई जा सकती है। साथ ही साथ कहा है कि स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से अभी आस्था की डुबकी लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बता दें कि तीसरी बार योगी आदित्यनाथ से बात की है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, समीक्षा ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन्हें हर जानकारी मुहैया करा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस समय प्रयागराज के महाकुंभ में जो स्थिति है वो नियंत्रणपूर्ण है, शांतिपूर्ण तरीके से आस्था की डुबकी लगाई जा रही है और इधर प्रशासन शासन लगातार नज़र बनाए रखा है और घायलों को हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने इस पर नज़र बनाई रखी है और लगातार वो योगी आदित्यनाथ से फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ जानकारी ले रहे हैं और स्थिति क्या है उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि 11 बजे के आसपास शुरू हो सकता है अमृत स्नान और साथ ही साथ इस समय तमाम घाटों पर श्रद्धालुगण आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल मदद के निर्देश जारी किए हैं। पीएम हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि आज मौनी अमावस्या का पावन दिन है जहां दूसरा अमृत स्नान किया जा रहा है। पौष पूर्णिमा से ये स्नान का सिलसिला शुरू हुआ था। मकर संक्रांति के दिन पहला अमृत स्नान हुआ था और दूसरा अमृत स्नान आज हो रहा है। जब भगदड़ जैसी स्थिति हुई तो 13 अखाड़ों के साधु संतों ने कहा था कि आज अमृत स्नान रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये खबर आ रही है कि अखाड़ों का अमृत स्नान आज ही होगा। तो अखाड़ों ने ये निर्णय एक साथ मिलकर लिया है कि अखाड़ों का अमृत स्नान आज ही होगा और 11 बजे के आसपास शुरू हो सकता है ये अमृत स्नान। आपको ये जानकारी दे दें कि मकर संक्रांति के समय जब अखाड़ों का अमृत स्नान हुआ था, पहला अमृत स्नान हुआ था, तो नियमबद्ध तरीके से क्रमबद्ध तरीके से ये अमृत स्नान हुआ था। आज भी ये क्रमबद्ध तरीके से ही सुबह से होना था, लेकिन चूंकि भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई और कई वहां घायल हो गए, ऐसे में अखाड़ों ने निर्णय लिया कि अमृत स्नान नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल ताज़ा खबर ये आ रही है कि अखाड़ों ने निर्णय लिया है कि अमृत स्नान आज होगा, 11 बजे से अमृत स्नान शुरू होगा और जिस तरीके से सुबह से ये क्रमबद्ध तरीके से शुरू होना था और रात के 8 बजे तक चलना था, उसी तरीके से 11 बजे से ये शुरू हो जाएगा और अलग अलग घाटों पर अखाड़ों का ये क्रमबद्ध तरीके से स्नान जो है वो शुरू होगा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से तीसरी बार फ़ोन पर बातचीत की है और महाकुंभ के ताज़ा हालातों पर समीक्षा भी की है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां किए गए हैं। व्यवस्था इस समय पूरी तरीके से चाक चौबंद है और श्रद्धालुगण एक एक करके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही साथ जहां वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं वहां इस तरीके के दिशा निर्देश बार बार लाउड स्पीकर पर भी अपील की जा रही है कि जब वो स्नान कर लें उसके बाद अपने स्थान को छोड़ दें और अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ें। तो आज सुबह 6 बजे तक आपको बता दें कि 75 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है कि 75 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान कर लिया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु, आज ये उम्मीद जताई है
कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। और अब सुबह की खबर ये है कि 1,75,00,000 लोगों ने, श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। तो आस्था, श्रद्धा, संस्कृति का महासंगम, दिव्य भव्य महाकुंभ जो इस समय अद्वितीय, अविस्मरणीय, अलौकिक दिख रहा है मौनी अमावस्या के दिन, जहां 1,75,00,000 श्रद्धालु अब तक लगा चुके हैं डुबकी। और अखाड़ों ने भी ये निर्णय ले लिया है कि 11 बजे से अखाड़ों का भी अमृत स्नान शुरू होगा। मौनी अमावस्या का दिन है, दूसरा अमृत स्नान है, बड़ा ही पावन दिन है ये। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार समीक्षा कर रही है, जानकारी हासिल कर रही है। नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जीटी न्यूज़। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। झूठ से भी खतरनाक